आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पृथ्वीराज रासो, और ये रासो काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, अर्ध प्रामाणिक है, इसकी भाषा कौन सी है, इसके अंतर्गत किस बात का उल्लेख किया गया है, इन तमाम पहलुओं पर एक एक करके आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बावजूद इसके फिर भी कोई समस्या हो तो आप कहीं भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। पृथ्वीराज रासो, पहली बात तो कि इसके रचनाकार कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब चंद्रबरदाई कौन थे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम है चंद्रबरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है और कब लिखा है, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें चंद्रबरदाई की, तो चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज का अगर जन्म काल की बात करें तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज का जन्म काल, पृथ्वीराज का जन्म काल कब से माना है, तो इन्होंने पृथ्वीराज का जन्म काल 1058 ईस्वी से माना है। 1058 ईस्वी पृथ्वीराज का जन्म काल माना है। इसके बाद फिर दिल्ली गोद जाना, फिर इसके बाद कन्नौज जाना, और उसके पश्चात शहाबुद्दीन के साथ युद्ध करने का वक्त अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो 1058 ईस्वी में तो इनका जन्म हो गया। इसके बाद पृथ्वीराज जी दिल्ली गोद जाना, इस बात का उल्लेख भी चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ में लिखा है। और ये कब गए थे, 1065 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1065 ईस्वी में ये दिल्ली गोद चले गए थे। और इसके पश्चात 1094 ईस्वी में, यानी इसके कुछ समय पश्चात ये कन्नौज चले गए थे। तो यहाँ कन्नौज जाना भी इसमें उल्लेखित है। 1094 ईस्वी में इनका कन्नौज जाने का वर्णन है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन के साथ 1101 ईस्वी में इन्होंने जो युद्ध लड़ा उसका भी जिक्र इन्होंने किया है। 1101 ईस्वी में शहाबुद्दीन के साथ युद्ध वर्णन का उल्लेख है। युद्ध वर्णन का उल्लेख मिलता है। ये सारे के सारे इनके जीवन वर्त से संबंधित है। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, और सुनना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज का जन्म काल तो कब माना, 1058। आज 2021 चल रही है। हम देसी तरीके से समझना चाहे तो लगभग 1000 साल या 970 साल पहले पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। फिर दिल्ली चले गए थे कब, 1065 ईस्वी में। और इसके बाद 1094 ईस्वी में ये कन्नौज चले गए थे। 1101 ईस्वी में शहाबुद्दीन के साथ युद्ध वर्णन का इन्होंने उल्लेख किया है। ये था चंद्रबरदाई ने किसके बारे में उल्लेख किया जीवन वर्त को लेकर, तो ये पृथ्वीराज रासो के बारे में। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई जिनका जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनके द्वारा रचित, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये भी मैं लिख देता हूं। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना, तथा चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना।
महाकवि माना। अब यहाँ ये बात भी जानना बेहद आवश्यक है कि एक तरफ तो आचार्य शुक्ल जी चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं और इनके द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पश्चात पढ़ेंगे कहीं जगह इन्होंने लिखा है कि ये तो जाली ग्रंथ है, ये तो फर्जी ग्रंथ है, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो इससे इनका विरोधाभास प्रकट होता है। यहाँ हम बात करते हैं विरोधाभास रूप में। विरोधाभास रूप में शुक्ल जी इसके बारे में क्या कहते हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य और ये प्रथम महाकाव्य है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं ये भी आप सुन लीजिएगा। तो एक जगह इनका कोई स्थायित्व नहीं था और स्पेशली आदिकाली परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आचार्य शुक्ल को हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने अनेक जगह नीचा देखने को मिला या पड़ा। देखिएगा यहाँ आचार्य शुक्ल जी कह रहे साथियों कि पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। यानी पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं, इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी, जी हाँ, जयानक का पृथ्वीराज विजय भी, जयानक का पृथ्वीराज विजय ग्रंथ भी, ध्यान दीजिएगा, जयानक का पृथ्वीराज विजय ग्रंथ भी काव्य ग्रंथ ही है, ग्रंथ भी काव्य ग्रंथ ही है, काव्य ग्रंथ ही है। और ये बात होना चाहिए। फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठाक है, फिर उसमें क्यों घटनाएं, उसमें क्यों घटनाएं व नामकरण ठीक ठाक है, नामकरण ठीक ठाक है, फिर उसमें क्यों घटनाएं व नामकरण ठीक ठाक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पूरा ग्रंथ यानी पृथ्वीराज रासो वास्तु में जाली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पूरा ग्रंथ जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ये क्या है? जाली है। पूरा का पूरा ग्रंथ अपने आप में जाली, यह क्या माना जाएगा? फर्जी ग्रंथ है। तो एक तरफ तो ये महाकाव्य सिद्ध कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस ग्रंथ को इन्होंने क्या कह दिया? जाली ग्रंथ कह दिया। साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहने वाले भी कौन थे? आचार्य शुक्ल जी। यहां इस बात को इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम शुक्ल जी ने ही इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ कहा था, इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ कहा। यह भी कई बार आ जाता है। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जाली ग्रंथ कहने वाले कौन थे? तो जाली ग्रंथ कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही। और यहां प्रश्न उठता है कि साहब आपको कैसे पता कि इन्होंने सबसे पहले जाली ग्रंथ कहा और कहां कहा और किस रूप में इन्होंने कहा? तो आचार्य शुक्ल जी ने एक पत्र भी लिखा था। आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा? इस ग्रंथ को जाली सिद्ध करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर उल्लर ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को पत्र लिखकर ये बात कही थी कि रासो का प्रकाशन बंद कर दिया जाए, ये ग्रंथ क्या है? जाली है। तो यानी डॉक्टर उल्लर ने भी इस ग्रंथ को क्या कहा था? जाली कहा था। यहाँ शुक्ल जी की बात को थोड़ा विराम दे देते हैं, बाद में इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी जाली का मामला चल रहा है। तो देखिएगा डॉक्टर उल्लर ये सबसे पहले कश्मीर यात्रा पर आए थे, ठीक है, और इन्होंने भी एक बात कही थी क्या? कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को पत्र लिखकर इन्होंने कहा था, को पत्र लिखकर इन्होंने कहा कि रासो
ग्रंथ का प्रकाशन बंद कर देना चाहिए, प्रकाशन बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रासो ग्रंथ का प्रकाशन बंद कर देना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा ग्रंथ क्या है, जाली है। ये बात किसने कही थी, डॉक्टर उल्लर ने भी कहा है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ क्या है, जाली है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब ऐसा क्यों कहा गया है कि जाली है, या ये महाकाव्य है या प्रमाणिक है। तो कहीं ऐसी चीजें जो ये ऐतिहासिक तथ्यों पर खरी नहीं उतरती है। मैं इसके अंत में बताऊंगा कि पृथ्वीराज रासो को किस किसने प्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना और किसने इसको अप्रमाणिक माना है। ये सब बातें मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा जब पृथ्वीराज रासो समाप्ति की ओर होगा। साथियों, प्रश्न ये भी उठता है कि साहब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन चंद्रवरदाई कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रवरदाई चंद्रवरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। पहली बात तो जो इसके रचनाकार है, तो यहाँ चंद्रवरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था, ऐसा विद्वान मानते हैं। चंद्रवरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान, ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट जिनका नाम था, आपको पता होना चाहिए, महाराज पृथ्वीराज चौहान, महाराज पृथ्वीराज चौहान, महाराज पृथ्वीराज चौहान के ये बाल सखा थे, या हम कह सकते उनके सामंत थे, या हम लोग कह सकते हैं कि उनके राजकवि थे या उनके सखा थे। कुल मिला के उनके साथ साथ ये रहते थे। तो चौहान के बाल सखा, सामंत, राजकवि, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे और राजकवि होने के साथ साथ 6 भाषाएं, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक, सब विधाओं में अपने आप में पारंगत थे। तो हम लिख सकते हैं क्या नाम है, राजकवि होने के साथ साथ ये व्याकरण, षट भाषा, साहित्य, ज्योतिष और हम यूं कहे कि हर विधा में अपने आप में क्या थे, पारंगत थे। ज्योतिष है, पुराण है, नाटक इत्यादि विधाओं में ये पारंगत थे। इत्यादि विधाओं में ये अपने आप में बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी कमांड थी। तो न केवल राजसखा थे, न केवल मित्र थे, बल्कि हर विधा में ये अपना अपना अलग वजूद रखा करते थे। कौन, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जिनका नाम है चंद्रवरदाई। साथियों, पृथ्वीराज रासो का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो जो इन्होंने लिखा है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल हो या फिर हम कह सकते भाषा, पृथ्वीराज रासो का रचना काल, भाषा और इसका मूल रूप है या नहीं है, भाषा और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद रहा है, सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। इस बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। विवादास्पद रहा है, कब इसकी रचना हुई, इसकी भाषा कौन सी है, और हम यूं कह सकते हैं कि इसका मूल रूप कौन सा है। ये तमाम बातें यहाँ क्या रही है, विवादास्पद रही है। इसलिए निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी हम लोग अब हमारे पास जितने स्रोत उपलब्ध है उसके माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। साथियों, जब डॉक्टर वुलर
को जगनिक की रचना, जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय, की प्रति हाथ में लगी। तो तब ये पता ज्ञात हुआ कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम और हम कह सकते हैं घटनाएं इत्यादि इतिहास सम्मत नहीं है। तो इन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित नहीं करने की सिफारिश कर दी। किसने? डॉक्टर उल्लर ने। इस प्रकार उल्लर वह प्रथम विद्वान है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की ऐतिहासिकता पर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगाया। समझ रहे हैं आप? तो मैं इस बात को लिख देता हूं। हाँ, डॉक्टर ये उल्लर जब कश्मीर यात्रा पर आए, जब कश्मीर यात्रा पर आए तो इनको ज्ञात हुआ, जानकारी मिली। डॉक्टर उल्लर जब कश्मीर यात्रा पे आए तो इनको जानकारी हुई कि पृथ्वीराज विजय भी एक ग्रंथ है जो पृथ्वीराज रासो से क्या अलग है। ज्ञात हुआ कि जयानक, जिनके रचनाकार का नाम है जयानक, ठीक है। जयानक है, हम लोग कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम बेहतर होगा, बहुत ढंग से पढ़े तो अपन इसका नाम जगनिक कर सकते हैं। जी हाँ, ज्ञात हुआ कि जगनिक की रचना का नाम पृथ्वीराज। अब देखो भाई, अलग अलग लोग अपने अलग अलग बात बताते हैं। पृथ्वीराज विजय की एक प्रति हाथ लगी, यहां ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर उल्लर जब कश्मीर यात्रा पर आए तो इनको ज्ञात हुआ कि जगनिक का आपको पता, अपना जो पृथ्वीराज रासो उसकी रचनाकार तो कौन है? चंद्रवरदाई। लेकिन जगनिक की रचना जिसका नाम था क्या? पृथ्वीराज विजय की एक प्रति उनको हाथ में लगी। तब वो दोनों में तुलना की उन्होंने, किस में? पृथ्वीराज रासो में और पृथ्वीराज विजय में उन्होंने आपस में कंपेयर किया। तो उनको ज्ञात हुआ कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, जी हां, हाथ लगी। तो उनको को मतलब डॉक्टर उल्लर को, उनको ज्ञात हुआ कि पृथ्वीराज रासो, क्योंकि दोनों में तुलना की इन्होंने, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो में। तब इनको ज्ञात हुआ कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम और हम कह सकते हैं घटनाएं, व्यक्तियों के नाम और घटनाएं, ये सारी की सारी चीजें इतिहास सम्मत नहीं है। घटनाएं इतिहास सम्मत नहीं है, ये लीजिएगा। इनमें से ये सारी की सारी चीजें इतिहास से रिलेटेड नहीं है। तो उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित नहीं करने की सिफारिश की। किसको? पृथ्वीराज रासो को। नहीं है तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रकाशित नहीं करने की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि इसको प्रकाशित करने का कोई औचित्य नहीं, प्रकाशित नहीं करने की सिफारिश की थी। इस प्रकार उल्लर प्रथम विद्वान हैं। इस प्रकार डॉक्टर उल्लर वह प्रथम विद्वान है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ऐतिहासिकता पर सर्वप्रथम प्रश्न चिन्ह लगाया। इन्होंने कहा कि यार पता ही नहीं, प्रश्न चिन्ह लगाया। बात समझ में आ गई? और क्यों लगाया? क्योंकि जब इनको पता हुआ ना कि पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो दोनों अलग अलग ग्रंथ है, इसमें ये रचनाएं में घटनाएं, व्यक्तियों के नाम, ये सब चीजें मेल नहीं खा रही है, तो प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वीराज रासो की
ऐतिहासिकता पर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले कौन थे? डॉक्टर उल्लर। क्यों किया प्रश्न चिन्ह? जब इनको दूसरी रचना मिल गई इसके इक्वल, इसके समान, तो दोनों का अध्ययन किया तो इनको लगा कि पृथ्वीराज रासो की घटनाएं, व्यक्तियों के नाम, ये इतिहास सम्मत बातें नहीं है। साथियों, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो का विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह चंद्रवरदाय अपने प्रबंध का रचयिता भी है और उसका चरित्र भी है। इन तीनों ने अपने नायक को देखा है। ये बात कौन कह रहे? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के बारे में बता देता हूं। तो यहां राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि क्या कहा है, इंपॉर्टेंट बात है। पृथ्वीराज रासो, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। इन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो एक ऐसा विधान है, पृथ्वीराज रासो एक ऐसा विधान है, पृथ्वीराज रासो एक ऐसा विधान है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह, विधान है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह, व्यास और वाल्मीकि की तरह, ठीक व्यास जी की तरह और वाल्मीकि की तरह चंद्रवरदाय अपने प्रबंध का रचयिता है। चंद्रवरदाय अपने प्रबंध का रचयिता है, अपने प्रबंध का रचयिता है। समझ में आ गए? और चरित्र भी है, रचनाकार भी है और उसका अपने आप में क्या है? चरित्र भी है। और इन तीनों ने अपने नायक को देखा है। किसने? चाहे वो व्यास हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे चंद्रवरदाय हो, इन तीनों ने अपने नायक को देखा है। इन तीनों ने अपने नायक को देखा है। इसमें तीनों के नाम आप समझ गए होंगे, व्यास हो, वाल्मीकि और चंद्रवरदाय हो, इन तीनों ने अपने नायक को देखा। ये प्रश्न भी NET नेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी याद किया जाना जरूरी है। ये कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन माना जाता है। साहित्यों, आपको पता होना चाहिए कि चंद्रवरदाय एक साहित्यकार के रूप में अपने दायित्व से वाकिफ थे। उनको पता था कि मेरी सीमाएं क्या है, मेरा दायित्व क्या है। उन्होंने पृथ्वीराज की निश्चित दिख रही राज्य को शब्द वेणी बाण चलाकर विजय में तब्दील कर दिया। यानी एक साहित्यकार का अपने आश्रयदाता के प्रति क्या दायित्व हो सकता है, यानी जिसके अंडर में काम करे उस राजा के प्रति उस साहित्यकार का क्या दायित्व हो सकता है, बखूबी उन्होंने इस बात को बयां किया है। तो चंद्रवरदाय, मैं लिख देता हूं यहां भी, चंद्रवरदाय अपने कवि कर्म से, अपने कवि कर्म के दायित्व से वाकिफ थे। यहां देख लीजिएगा, अपने कवि कर्म के दायित्व से वाकिफ थे। उनको पता था कि यार ये काम हो सकता है। तो चंद्रवरदाय अपने कवि कर्म के दायित्व से वाकिफ थे। उन्होंने पृथ्वीराज की निश्चित दिख रही राज्य को, जी हाँ, उन्होंने पृथ्वीराज की निश्चित दिख रही राज्य को अपने शब्द भेदी वाणों से विजय में तब्दील कर दिया था। शब्द भेदी वाणों से विजय में तब्दील कर दिया था। अपने शब्द भेदी बाणों की वजह से उसको विजय में तब्दील कर दिया था
और इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप याद करें और आने वाली जनरेशन को सुना सके। 4 बांस 24 हाथ, 4 बांस 24 हाथ, अस्सा प्रेंगुलू प्रधान, ए तो ए सुल्तान है, मत चूको सुल्तान, मत चूको चौहान। तो ये कथन था इनका। 4 बांस, 4 बांस 24 हाथ, कि आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो। 24 हाथ, 4 बांस 24 हाथ, और हम कह सकते अस्प्रांगुल प्रधान, अस्प्रंगाल प्रधान, प्रधान। और आगे इन्होंने लिखा है ए तो पे सुल्तान है, ए तो पे सुल्तान है। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप अपने आप में क्या है, ए तो पे सुल्तान है, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान, की हे चौहान राजा अब बिल्कुल भी मत चूकेगा। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो समझ लीजिएगा आप अपने आप में क्या है, सुल्तान है। यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी। ये पंक्तियां भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती रही है और पूछी जा चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गुलाब राय, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों का जन्म एक ही तिथि को हुआ था। जी हाँ, डॉक्टर गुलाब राय ने ये कहा है, क्योंकि अपन लोग बांटते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और इनका जन्म एक थाल एक मरण तो पढ़ते हैं, लेकिन किसने कहा था ये बात? तो डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार, डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार अगर हम बात करें तो डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों का जन्म और तिथि एक ही दिन हुई थी। यानी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई व चंद्रवरदाई दोनों का जन्म व निधन एक ही दिन हुआ था। जन्म और मृत्यु दोनों का एक ही दिन हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पृथ्वीराज के इशारे पर हम लोग बात कर सकते हैं। सहाबुद्दीन को शब्द भेदी बाण से मारकर पृथ्वीराज स्वयं चंद के हाथ से मारे गए थे, और उसी समय चंद ने अपना प्राणांत कर लिया था, जिसके बारे में कहा जाता है। लेकिन इससे पहले और समझाता हूं, जन्म और मृत्यु दोनों एक ही दिन हुई थी। पृथ्वीराज के इशारे पर पृथ्वीराज चौहान के इशारे पर पृथ्वीराज चौहान के इशारे पर क्या हुआ था? सहाबुद्दीन पृथ्वीराज चौहान के इशारे पर सहाबुद्दीन को शब्द भेदी बाण से मारकर सहाबुद्दीन, देखो, पृथ्वीराज चौहान के इशारे पर सहाबुद्दीन को शब्द भेदी बाण से मारकर पृथ्वीराज स्वयं चंद के हाथ से मारे गए थे। पृथ्वीराज स्वयं चंद्रवरदाई के हाथ से मारे गए थे। चंद्रवरदाई के हाथ से मारे गए थे। चंद्रवरदाई के हाथ से मारे गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसी समय चंद्रवरदाई ने अपना प्राणांत कर लिया था। उसी समय चंद्रवरदाई ने अपना प्राणांत कर लिया था। उसी समय चंद्रवरदाई ने अपना प्राणांत कर लिया था, जिसके बारे में ये पंक्तियां प्रसिद्ध है। क्या? एक थाल
थाल मरण, एक थाल जन्म और एक थाल मरण। ये बात उन्होंने इस ये पंक्ति उनके जन्म साथ साथ और साथ साथ मृत्यु को बयां करती है। लेकिन हम लोग इसको एक संयोग मानते हैं। ये संयोग नहीं था, बल्कि ये तो आपको पता होना चाहिए, शहाबुद्दीन को शब्द वेदी बाण से मारकर जब पृथ्वीराज स्वयं चंद के हाथों मारे गए थे और उसी समय चंद ने भी अपने प्राणों का अंत कर लिया था, जिसके बारे में पंक्ति प्रसिद्ध है कि एक थाल जन्म, कि दोनों का एक ही साथ जन्म हुआ था, और एक थाल मरण का मतलब एक साथ ही दोनों का क्या हुआ था, मरण हुआ था। साथियों, चंद्रवरदाई का आपको पता होना चाहिए, ये जो पृथ्वीराज रासो, ये प्रतिनिधि हम कह सकते हैं ग्रंथ है। ये रचना पृथ्वीराज रासो जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये रासो काव्य परंपरा की प्रतिनिधि रचना मानी जा सकती है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पृथ्वीराज रासो रचना, पृथ्वीराज रासो रचना रासो काव्य परंपरा की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है, प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये रासो काव्य परंपरा की द बेस्ट रचना मानी जा सकती है। छपैये छंद चंद्रवरदाई का एक महत्वपूर्ण छंद माना जाता है और यूं कह सकते हैं कि ये इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रिय छंद है। साथियों, नामवर सिंह ने चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा है, कि जो चंद्रवरदाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, वो छंदों का क्या है, राजा है। इनसे बढ़िया छंदों का उल्लेख करने वाले शायद ही कोई दूसरे हुए हैं, ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। साथियों, अगर हम बात करें यहाँ, चूंकि कहीं दफा आप पढ़ते भी है कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत पृथ्वीराज कौन थे, तो पृथ्वीराज अजमेर के राजा जिनका नाम था सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के ये पौत्र थे, और पृथ्वीराज की माता का नाम कमला था, जो दिल्ली के तोमर राजा की कन्या थी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि पृथ्वीराज कहाँ के निवासी थे, तो अजमेर के राजा जिनका नाम था सोमेश्वर के पुत्र थे, अर्णोराज के पौत्र थे, और इनकी माता दिल्ली के तोमर राजा की कन्या थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जालंधरी देवी का इष्ट इन्हें प्राप्त था। जालंधरी देवी थी, उनकी कृपा दृष्टि इनके ऊपर थी, और इसलिए ये सब अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। यानी कुल मिला के प्रतिभाशाली थे, और किसी देवी की कृपा होने की वजह से और भी ज्यादा प्रतिभाशाली हो गए। पृथ्वीराज का विवाह संयोगिता से हुआ, और इस ग्रंथ की नायिका का नाम संयोगिता है। यहां से प्रश्न बनता है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की नायिका का नाम संयोगिता, नायिका का नाम संयोगिता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की नायिका का नाम संयोगिता है, क्योंकि ये इनकी पत्नी भी थी और एज ए नायिका के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। पृथ्वीराज रासो के इधर उधर बिखरे पड़े लघु संस्करण का संकलन चंद्र सिंह और वृहत संस्करण का संकलन कक्का कवि ने किया था। लेकिन इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये कितना बड़ा है, इसमें कितने खंड है। तो पृथ्वीराज रासो हम यूं कह सकते हैं, पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें लगभग 2500 पृष्ठ है। तो 2500 पृष्ठों का बड़ा ये ग्रंथ माना जाता है। लगभग 2500 इसमें पृष्ठ है, और लगभग हम लोग कह सकते हैं 69 समय का मतलब तो आप समझ गए होंगे, सर्ग, समय या सर्गु में ये विभक्त है। 69 इसके खंड है, भाग है, या हम कह सकते हैं समय। और इन 69 समयों में सबसे बड़ा समय आपको पता होना चाहिए, ये परीक्षा में आता है, इनमें से सबसे बड़ा समय का मतलब हो जाएगा भाग। सबसे बड़ा समय ये जो भाग है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कनवज युद्ध।
जी हाँ, कनवज युद्ध, ये सबसे बड़ा इसका समय माना जाता, कनवज युद्ध। और इस कनवज युद्ध क्या है, ये पृथ्वीराज रासो की मूल कथा है। जी हाँ, कनवज युद्ध सबसे बड़ा है जो पृथ्वीराज रासो की मूल कथा है। पृथ्वीराज रासो की मूल कथा क्या है, मूल कथा आपकी हो जाएगी कनवज वध, पृथ्वीराज रासो की मूल कथा मानी जाती है। यहां तक भी आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। तो प्रारंभिक तौर पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि साहब इस पे कितने संस्करण है, ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। पृथ्वीराज रासो में कितने संस्करण माने गए हैं, ये भी आपको पता अच्छी तरह से होना चाहिए। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही है, और शुक्ल जी ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो की मतलब कहने का मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाय ने नहीं लिखा था, बल्कि आप कहीं जगह पढ़ते होंगे कि चंद्रवरदाय के 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे और चतुर्थ पुत्र का नाम जलन था। जलन ने इस पृथ्वीराज रासो को पूरा किया, जिसके बारे में ये पंक्तियां प्रसिद्ध है कि पुस्तक जलन हाथ दे चली गजनी नृपकाज। जी हाँ, यहां आपको देखना होगा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। पहले तो आपको बता देता हूं, 4 संस्करण मिलते हैं, ठीक है। कुल मिला के इसके 4 भाग मिलते हैं, जिनमें से चतुर्थ संस्करण, चतुर्थ संस्करण सर्वाधिक मान्य और हम कह सकते हैं प्रमाणिक है। दशरथ शर्मा आदि विद्वान भी यही कहते हैं कि चतुर्थ संस्करण अपने आप में सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक चर्चित है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। साथियों, ये बात तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि 4 संस्करण कहाँ मिलते हैं, सबसे बड़ा संस्करण कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। इन बातों पर अगर वक्त रहा और प्रासंगिक रहा तो मैं आगे चर्चा करूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आचार्य शुक्ल जी के अनुसार यहां बात जानना जरूरी है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदाय के चतुर्थ पुत्र, जिनका नाम है जलहण, ने इसे पूरा किया था, जिसके बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जलन हाथ दे। जी हाँ, पुस्तक जलहण हाथ दे चली गजनी नृपकाज, पुस्तक जलन हाथ दे चली गजनी नृपकाज, यानी पुस्तक को जलन के हाथ में देकर राजा कहां चले गए, गजनी चले गए। इसके बारे में भी एक प्रसिद्ध कथा जो मैं आपको बता देता हूं। शहाबुद्दीन गोरी का नाम आपने सुना होगा। शहाबुद्दीन गोरी द्वारा पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले जाया गया। तब चंद भी कुछ दिनों बाद वहीं चले गए, और ऐसा कहा जाता है कि पुस्तक को अपने चतुर्थ और सबसे छोटे पुत्र जलन के हाथ में देकर वो भी कहां चले गए, गजनी ही चले गए। ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब अलग अलग विद्वानों की साथियों अगर बात करें कि साहब पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या बातें हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। पृथ्वीराज रासो जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है, पिंगल शैली में लिखा गया है। इसकी जो शैली है वो पिंगल है। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है, और पिंगल का मतलब तो आप जानते होंगे, जिसके अंतर्गत अपभ्रंश नहीं, जिसके अंतर्गत ब्रज प्लस राजस्थानी। जी हाँ, पिंगल का मतलब होता ब्रज प्लस राजस्थानी भाषा का, हाँ, जिसमें समावेश हो। और अगर अपभ्रंश प्लस राजस्थानी हो जाता तो क्या बन जाता, ये डिंगल बन जाता। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो का
की जो शैली है वो कौन सी शैली है? पिंगल शैली में लिखा गया है और पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत लगभग हम कह सकते हैं 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। और मैं आज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब 72 प्रकार के छंद कौन कौन से, ये भी आप बता दीजिएगा। इनमें से 32 मात्रिक छंद है। देखिएगा 72 प्रकार के छंदों में 32 छंद अपने आप में क्या है? मात्रिक है। 30 छंद अपने आप में वर्णिक है। जी हाँ, 30 हम कह सकते हैं वर्णिक छंद है। कितने हो गए? 60। और 6 मिश्र छंद है। कितने हो गए? 64। ठीक है, 30, 32 और 30 62 और 6 कितने हो गए? 68। और 4 प्रकार की वचनिका एक छंद होता है, तो 4 वचनिका ये भी छंदों की श्रेणी में आता है। 4 वचनिका बराबर हम कह सकते हैं 72 छंद। टोटल 72 छंदों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत हुआ, जिनमें से 32 आपके मात्रिक है, 30 आपके वर्णिक छंद है, 6 आपके मिश्र छंद है, 4 आपके वचनिका छंद से टोटल 72 छंदों का प्रयोग हुआ है। इसलिए पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत छंदों का अजायब घर कौन सा, तो आपको उत्तर देने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, वहां है आपका रामचंद्रिका। लेकिन अगर आपको यहां से पूछ लिया जाए क्या कि आदिकालीन छंदों का अजायब घर कौन सा, तो आदिकालीन छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो माना जाता है। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर इसमें मुख्य छंदों की बात करें तो कौन कौन से, क्योंकि ये भी जरूरी है। शुक्ल जी के अनुसार इसमें का मतलब किसमें? पृथ्वीराज रासो में रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कवित छंद है। एक तो कवित छंद है और कवित ब्रैकेट में मैंने लिख दिया छपैये। समझ में आ गए? कवित, छपैये, दूहा, तोमर, त्रोटक, दूहा, तोमर, हम कह सकते हैं त्रोटक, हम कह सकते हैं आर्या। दूहा, तोमर, त्रोटक, आर्या। और यहां एक बात और जोड़ सकते हैं हम, गाहा जैसे छंदों का प्रयोग है। इन सभी छंदों का प्रयोग किसके अंतर्गत हुआ है? ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार हुआ और ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। या साथियों, डॉक्टर बाबू गुलाब राय के अनुसार भी बात करना चाहिए कि किस रूप में इन्होंने छंदों की बात कही है। तो गुलाब राय के अनुसार, गुलाब राय, और आपको पता होना चाहिए काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इसके बारे में भी बाबू गुलाब राय ने अपना विचार प्रकट किया है। ये कह रहे हैं कि उस समय की कवित, जी हाँ, बाबू गुलाब राय के अनुसार उस समय के कवित हो, या हम कह सकते हैं त्रोटक हो, या हम कह सकते हैं दोहा हो। तो बाबू गुलाब राय क्या करें कि उस समय के कवित, छपैये, दूहा, कवित, छपैये, दूहा, आर्या है, त्रोटक, अभी हम चर्चा कर रहे थे, इत्यादि प्राय प्रसिद्ध छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। और छंदों को बदलने से ये ग्रंथ अरुचिकर नहीं होने पाया है। मतलब त्रोटक जैसे छंदों का प्रयोग, ये भी मानते हैं छंदों का प्रयोग हुआ है, इन सभी छंदों का प्रयोग हुआ है। और छंदों को परिवर्तित करने के बाद भी
ये ग्रंथ मूल रूप में नहीं बदला है, मूल रूप से नहीं बदला है। ये लीजिएगा, छंदों को परिवर्तित करने के पश्चात भी ये ग्रंथ मूल रूप से बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है। साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख और सुखी संवाद के रूप में हुई है। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात क्यों कही है इन्होंने? ये बात इसलिए कही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानते हुए कहा है कि इसकी रचना सुखी संवाद के रूप में हुई है। सुखी संवाद के रूप में इसकी रचना हुई है। सुख का मतलब तोता और सुखी का मतलब यहाँ तोती ले लीजिएगा। तोता का नर तोता हो जाएगा और तोती नहीं होगा, बल्कि मादा क्या होगा? तोता होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि घटना तो घटी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कहीं ऐसी इसमें दी गई या उल्लेख की गई बातें हैं जिनका साहित्य से मेल नहीं मिलता, इसलिए इसे सुखी संवाद यानी तोता और तोती की बातचीत कहते हुए इसको लिखने का प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। साथियों, जिन सर्गों में ये शैली नहीं मिलती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि टोटल 69 समय है, 69 सर्ग है। जिन सर्गों में ये शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। प्रक्षिप्त का मतलब खंडित मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। कहने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कह दिया कि जिस भी सर्ग ब्रैकेट में समय में यह है, जिस भी सर्ग या समय में यह शैली नहीं होती उसे प्रक्षिप्त मानना चाहिए। उस शैली को अपने आप में क्या मानना चाहिए? प्रक्षिप्त मानना चाहिए। ऐसी शैली अपने आप में खंडित शैली मानी जाएगी। ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा इसके बारे में ये भी जानना जरूरी है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे घटना कोश कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को घटना कोश कहा है। ऐसा माना कि तो घटना का क्या है? कोश है। किसी प्रकार की कोई घटना घट गई होगी, उस घटना का कोश है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो इसका सही उत्तर होगा कि यह अपने आप में किसी न किसी घटना का कोश है। यहां बाबू गुलाब राय को मुझे एक बार फिर से लाना पड़ेगा। बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील काव्य कहा है। अगर गुलाब राय के अनुसार बात करें, हालांकि गुलाब राय ने भी वही छंद माने हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माने हैं। त्रोटक है, दोहा है, आर्या है, ये सारे के सारे छंद इन्होंने भी माने हैं। गुलाब राय ने इस ग्रंथ को, किसको? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को क्या कहा है? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य। जी हाँ, स्वाभाविक विकासशील काव्य कहा है। स्वाभाविक विकासशील काव्य कहा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको हो जानी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो बात साफ है। बाबू गुलाब राय की अगर बात करें साथियों, तो बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील काव्य कहा है।
कि ये अपने आप में एक विकासशील काव्य है और ये अनवर्त यानी सतत रूप से लगातार क्या है, लिखता गया, घटनाएं घटती गई। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को वृहत महाभारत कहा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को वृहत महाभारत कहा कि बहुत बड़ा महाभारत है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और दशरथ शर्मा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो के जो 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं उनमें से चतुर्थ और अंतिम संस्करण को सर्वाधिक मान्य और प्रामाणिक माना है। तो बात साफ है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, वृहत महाभारत कहा है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें जीत काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिल जाते हैं। कि ऐसा नहीं कि पृथ्वीराज रासो केवल रासो काव्य परंपरा का काव्य, बल्कि इसको हम लोग चाहे तो जीत काव्य की श्रेणी में, कथा काव्य की श्रेणी में, आख्यायिकी की श्रेणी में भी हम लोग इसको रख सकते हैं। चलिएगा, पृथ्वीराज रासो है, इसमें पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का भी वर्णन है और इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है। हालांकि इसका अंगी रस वीर ही माना जाना चाहिए। पृथ्वीराज रासो, जी हाँ, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के अनेक युद्धों व विवाहों का वर्णन है। और यही कारण है कि अगर युद्ध होंगे तो वहां कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। तो ये मुख्य रस अगर आपसे पूछा जाए तो वीर रस है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं अंगी रस। मुख्य रस या अंगी रस कौन सा होगा, वीर रस। और विवाहों का वर्णन में कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार रस। तो पृथ्वीराज रासो में 2 मुख्य रस पाए जाते हैं, या 2 रसों का उल्लेख है। चूंकि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत पृथ्वीराज जी बहुत सारे युद्ध लड़ते थे और बहुत सारे युद्ध लड़ने के कारण मुख्य रस वीर रस है। और अगर गौण रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, क्योंकि सारे के सारे युद्ध इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि किसी नारी को लेकर ही लड़े गए हैं। तो बात साफ है, वीर रस और श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया गया है। साथियों, पृथ्वीराज रासो में एक खंड जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, इसका भी मैं उल्लेख कर देता हूं। पृथ्वीराज रासो में एक खंड, पृथ्वीराज रासो में एक खंड केमाश वध, जिसका दूसरा नाम है कयेमाश वध, दोनों ही लिख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में एक खंड जिसका नाम है केमाश वध, इसको मैं सही कर ही देता हूं। एक खंड का नाम है केमाश वध, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कयेमाश वध भी है। और प्रश्न ये भी उठता है कि साहब ये केमाश वध या कयेमाश वध क्या है। तो केमाश मंत्री के काम में अंधा हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया था, शूट कर दिया था। इसमें केमाश नामक मंत्री के कामांध होने पर, मंत्री के कामांध होने पर उसका पृथ्वीराज द्वारा वध कर दिया गया था, ये लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें केमाश नामक मंत्री के कामांध होने पर उसका पृथ्वीराज द्वारा वध कर दिया गया था।
पृथ्वीराज चौहान ने उसको क्या कर दिया था, शूट कर दिया था। और ये घटना अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट करता है। अब साथियों कई बार यहाँ एक प्रश्न भी आता है जिसके बारे में भी चर्चा में कर लेता हूं। जाता है पृथ्वीराज रासो की भाषा, रासो की भाषा कौन सी है? पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं, जिनमें अगर बात करें प्रथम मत को कौन कौन मानते हैं, तो प्रथम मत किसका ये भी जान लीजिएगा, तो मुनि जिन विजय। जी हाँ, यहां अगर बात करें तो मुनि जिन विजय, पहली बात तो यह है ये कौन सी भाषा मानते हैं, चर्चा करेंगे। मुनि कांति सागर, ये भी आपको जानना जरूरी है। मुनि कांति सागर मुनि कांति सागर क्या मानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में सुनीति कुमार चटर्जी इसका क्या मानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सुनीति कुमार चटर्जी, जी हाँ, सुनीति कुमार चटर्जी क्या मानते, कौन सी भाषा मानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सब कौन सी भाषा मानते हैं मैं लास्ट में बताऊंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन सी भाषा मानते हैं, तो प्रथम मत यानी ये सभी विद्वानों का मानना ये है कि इस ग्रंथ की जो भाषा वो है अपभ्रंश। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, कांति सागर जी, सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि इस ग्रंथ की भाषा है तो सिर्फ और सिर्फ अपभ्रंश है। अगर हम द्वितीय मत की बात करें, इसमें द्वितीय मत क्या कहता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो द्वितीय मत की अगर बात करें तो द्वितीय मत की भाषा कौन सी, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत आ जाएंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, राम कुमार वर्मा जी, राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया, राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया। बात कर सकते हैं कि इसमें इन्होंने कौन सी भाषा मानी है, तो इन सभी ने कहा कि साहब हमारे हिसाब से इस ग्रंथ की जो भाषा है वो कौन सी होनी चाहिए, डिंगल भाषा होनी चाहिए। और डिंगल भाषा के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं, जिनमें आपकी कौन कौन सी भाषा हो जाएगी, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। राजस्थानी प्लस जो अपभ्रंश है उसे क्या कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है। तो इसकी भाषा कौन सी होगी, डिंगल भाषा होगी। कुछ लोग अपभ्रंश मानते हैं, कुछ लोग डिंगल मानते हैं। अब तृतीय मत क्या कहता है इस मामले में, तो तृतीय मत के बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूं, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि तृतीय मत में कौन कौन आएंगे। उदय नारायण तिवारी जी, उदय नारायण तिवारी भी कहते हैं कि इस ग्रंथ की जो भाषा है न तो अपभ्रंश है और न ही कौन सी है, डिंगल है। नामवर सिंह की बात कर सकते हैं, इसमें हम लोग लास्ट में बताऊंगा। नामवर सिंह कौन सी भाषा मानते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन इस ग्रंथ की भाषा कौन सी मानते हैं ये भी जानना जरूरी है। साथियों यहाँ इंपॉर्टेंट बात, रामचंद्र शुक्ल जी कहाँ आएंगे, तो रामचंद्र शुक्ल जी भी आपके यहीं आ गए, लीजिएगा इन पर सबकी नजरें रहेगी। रामचंद्र शुक्ल जी भाषा कौन सी मानते हैं, श्याम सुंदर दास कौन सी मानते हैं, श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा कौन सी मानते हैं, धीरेन्द्र वर्मा। और भी बहुत सारे गुण लेखक है जिनमें विपिन बिहारी त्रिवेदी जी है, ये सब मानते हैं कि साहब इसकी भाषा आप बताओ आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। तो इन सभी ने कहा कि हमारे हिसाब से इसकी भाषा पिंगल होनी चाहिए। पिंगल का मतलब ब्रज प्लस राजस्थानी, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल से मैंने बता दिया है। ब्रज प्लस राजस्थानी मानते हैं ये सभी लोग। तो पहला मत अपभ्रंश का है, दूसरा डिंगल का है, तीसरा क्या है, पिंगल का है। यहां तक भी आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिएगा प्रश्न ये उठता है कि साहब पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, पृथ्वीराज रासो की
रासों की प्रामाणिकता, इसकी प्रामाणिकता क्या है? कुछ लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं और कुछ लोग इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कुछ लोग इसको एकदम कहते हैं कि ये कोई मतलब नहीं है, ये अप्रामाणिक है। तो प्रामाणिक मानने वाले कौन होंगे, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले, यहां से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि बीच से शुरुआत करूं। 3 महत्वपूर्ण विद्वानों का नाम लूंगा ताकि समझ में आ जाए। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले हैं आपके हजारी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इस ग्रंथ को क्या मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इधर महत्वपूर्ण आदमी का नाम बताना पड़ेगा जो इस ग्रंथ को क्या मानते, प्रामाणिक मानते हैं। कोई बताएगा? मैं बता देता हूं, जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन इस ग्रंथ को कहते हैं कि यह अपने आप में शुद्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। और इधर अगर बात करें तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी, इसलिए मैं तीनों को साथ साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अमूमन प्रश्न इन तीनों से आ जाता है। प्रामाणिक मानने वाले में जॉर्ज गिरियर्सन, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले में हजारी प्रसाद द्विवेदी और अप्रामाणिक मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तक। ठीक है, अब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि साहब प्रामाणिक मानने वाले में और कौन कौन होंगे। तो यहां श्याम सुंदर दास ने कहा कि मैं भी अपने हिसाब से इसको प्रामाणिक ही मानता हूं। इन्होंने देवनागरी लिपि के सुधार और संशोधन में सुझाव दिया था श्याम सुंदर दास ने कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। और जेम्स कर्नल टूड भी ये कहते हैं कि यह ग्रंथ भी अपने आप में प्रामाणिक ग्रंथ होना चाहिए। मिश्र बंधु की अगर बात कर ले तो ये भी इसमें आएंगे, मिश्र बंधु। और एक महत्वपूर्ण नाम में भूल गया था, डॉक्टर नगेंद्र भी इसको प्रामाणिक ही मानते हैं। मिश्र बंधु भी प्रामाणिक मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी इसे प्रामाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की अगर बात करें तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या भी इस ग्रंथ को क्या मानते हैं कि यह ग्रंथ प्रामाणिक है। मथुरा प्रसाद दीक्षित भी इसे प्रामाणिक मानते हैं। मथुरा प्रसाद दीक्षित भी इसे प्रामाणिक मानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि ओद साहब भी इसे प्रामाणिक ही मानते हैं और दशरथ शर्मा भी इसे प्रामाणिक ही मानते हैं। लीजिएगा, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने अपने विवेक, अपने भेजे का इस्तेमाल करते हुए आपको बता दिए। ये सभी इसे क्या मानते, प्रामाणिक मानते हैं। आ जाएगा अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में कौन कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सुनीति कुमार चटर्जी है, मुनि जिनविजय है। ये सब लोग ये कहते हैं, मुनि जिनविजय, सुनीति कुमार चटर्जी, अमरचंद नाहटा, क्या नाम इनका, अगरचंद, माफी चाहूंगा, अगरचंद नाहटा। ये सब कहते हैं कि ये कुछ घटनाएं तो घटी है, तो हम लोग इसको एकदम अप्रामाणिक या प्रामाणिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा विवेक ये कहता है, क्योंकि इसी आधार पर रामचंद्र ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि सुख और सुखी संवाद कहा है। अर्ध प्रामाणिक मानते हुए इसे सुख सुखी संवाद भी कहा है। इसको अप्रामाणिक मानने वालों में आपको पता होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल है, और सबसे पहले तो अप्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर उल्लर है। जब एक कश्मीर यात्रा पे आए थे तो इन्होंने कहा था कि ये ग्रंथ अप्रामाणिक है, और द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को पत्र भी इन्होंने लिख दिया था। और सबसे पहले इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ कहने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी है। जबकि एक तरफ आचार्य शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो गलत है। तो रामचंद्र शुक्ल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मोतीलाल मेनारिया का क्या विचार है। तो मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी साहित्यकार है। मोतीलाल मेनारिया का मत भी यही है कि इसे आप अप्रामाणिक ही माने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी इसे अप्रामाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी इस ग्रंथ को क्या मानते हैं,
प्रमाणिक ही मानते हैं। इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद जी का नाम भी आता है। मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास भी इस ग्रंथ को क्या मानते हैं? अप्रमाणिक ही मानते हैं। और अगर हम बात करें कविराज मुरारी दीन, जी हाँ, कविराज मुरारी दीन की अगर बात करें तो कविराज मुरारी दीन भी इसे अप्रमाणिक ग्रंथ ही मानते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। साथियों, इस ग्रंथ को अप्रमाणिक मानने वाले पहले विद्वान डॉक्टर उलर है, जिन्होंने 1885 में इसे अप्रमाणित घोषित किया था। कब? 1885 में इन्होंने इसको अप्रमाणिक घोषित किया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये पूरा का पूरा ग्रंथ फर्जी है, जाली है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छी तरह से पूरी की पूरी बातें समझ में आ गई होगी। साथियों, बहुत ही शानदार, बहुत ही सहजता और वैज्ञानिकता के साथ मैंने इसको समझा दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं से इससे बार प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि साहब चतुर्थ खंड में कितने छंद है, किताबों में भर रखा, उसका कोई मायने नहीं है। कुल मिला के इसके 4 पार्ट मिलते हैं, जिनमें से चतुर्थ और अंतिम पार्ट ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक और वैज्ञानिक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी ऐसा ही स्वीकार करते हैं। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से मेरे अटैच में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।